वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। मैंने तुम्हें बस इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं तुम्हें वो गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन बाद में जब तुम्हें अचानक देखा तो कॉल का पूरा मामला ही भूल गई। कुछ देर चुप रहने के बाद मरीना ने समझाते हुए कहा, मुझे पता है। साइमन ने जवाब दिया। मरीना इस बारे में पूछना ही भूल गई थी। अब अचानक उसे याद आया तो उसने पूछा, वैसे तुम्हारा और रॉबर्ट का क्या रिश्ता है? लेकिन साइमन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, इतनी रात को जाग रही हो क्यों? नींद नहीं आ रही। मरीना को पता था कि साइमन इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। आखिरकार वह तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर वो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं थी। क्या तुम्हें अनिद्रा इंसोम्निया की समस्या है? साइमन ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे अनिद्रा है, मरीना ने छत की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें खुली हुई थीं। पहले उसे बड़ी मुश्किल से अच्छी नींद आती थी, अब फिर से नींद नहीं आ रही थी। पहले उसे अक्सर नींद नहीं आती थी, लेकिन जब एक बार उसे चैन की नींद मिली तो अब उसे नींद न आना असहनीय लगने लगा। आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो। फोन के उस पार से आती आवाज कुछ सम्मोहक सी लगी। मरीना ने अनायासी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने फिर से आंखें खोल दी। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत थकी हुई और नींदी थी, पर दिमाग बस चल ही रहा था। क्या तुम मुझे थोड़ा अपना शरीर उधार दोगे? मरीना ने अचानक कहा। साइमन कुछ पल के लिए चुप रह गया। फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। हेलो, तुम हो न? कुछ देर इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो मरीना ने फोन स्क्रीन पर टैप किया। कॉल अब भी चालू थी। हाँ, आखिर जवाब मिला। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ, मरीना ने जल्दबाजी में कहा। फिर से खामोशी छा गई। मरीना उलझ गई। सोलेमवुड में नेटवर्क कब से इतना खराब हो गया था? साइमन की आवाज बार बार टूट क्यों रही थी? खैर, उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। मरीना ने फोन काटा, लैपटॉप उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। कुछ ही देर में उसे एक पता मिल गया। वह तुरंत उठी, अलमारी से कोट निकाला, पहना और धीरे से बाहर निकल गई ताकि ऑस्कर और ली की नींद न टूटे। उधर होटल में साइमन फोन स्क्रीन को देख रहा था। कॉल कट चुकी थी। वह अभी भी मरीना की बात के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था वो उसका शरीर उधार लेना चाहती है। साइमन का एडम्स एप्पल हल्का सा हिला, उसकी आंखें गहरी हो गईं। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर फोन उठाया और स्टडी से बाहर निकल गया। मिस्टर हर्नांडेज, इतनी रात गए आप बाहर जा रहे हैं? गैविन ने पूछा। हाँ, साइमन ने कहा और गेट की ओर बढ़ गया। गैविन भी पीछे चल पड़ा। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, साइमन ने अचानक कहा। गैविन ने चौंककर उसकी तरफ देखा, लेकिन साइमन मजाक नहीं कर रहा था। वह सिर झुकाकर बोला, ठीक है। साइमन ने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा मरीना दरवाजे पर खड़ी थी। वह हुडी पहने हुए थी, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और उसका बायां हाथ हवा में उठा हुआ था, शायद दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? साइमन ने हैरानी से पूछा। साइमन को सामने देखते ही मरीना ऐसे झपटी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार पर टूट पड़े। वह बिना कुछ कहे उसकी बाहों में समा गई। साइमन कुछ बोल नहीं पाया। गैविन भी एकदम जड़ हो गया। मरीना ने अपना सिर साइमन की छाती में छिपा लिया। उसकी महक से उसे लगा जैसे पूरे शरीर की थकान मिट गई हो। वह बस सोना चाहती थी। चलो तुम्हारे कमरे में, मरीना ने धीमी आवाज में कहा। गैविन अवाक रह गया। साइमन के हाथ कांप उठे। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? साइमन ने नीचे झुककर उसकी ओर देखा। आवाज भारी थी, पर मरीना को जैसे अब सब्र नहीं था। मुझे अपने बिस्तर पर ले चलो। उसकी आवाज में मिठास और मासूमियत दोनों थीं, जो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थीं। साइमन की आंखें और गहरी हो गईं। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर झुककर उसे गोद में उठा लिया। गैविन सब सुन रहा था, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, साइमन की ठंडी निगाहें उस पर पड़ीं। गैविन ने घबराकर कहा, अभी जाता हूँ, और तुरंत वहां से भाग गया, दरवाजा भी ध्यान से बंद कर दिया। साइमन ने मरीना को कमरे में ले जाकर धीरे से बिस्तर पर रखा। वह अब भी उसकी शर्ट पकड़े हुई थी, आंखें बंद थीं। क्या अब शर्मा रही हो? साइमन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका चेहरा सहलाया। उसकी त्वचा बेहद मुलायम थी, लेकिन कुछ देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। साइमन ने भौहें सिकोड़कर गौर से देखा। मरीना गहरी नींद में थी। वह निशब्द रह गया। वो सच में सो गई थी। क्या उसने उसे नींद की दवा समझ लिया था? उसके पास आते ही सो गई। नींद में मरीना को जैसे लगा उसकी खुशबू कम हो रही है। उसने उसे कसकर पकड़ा और नीचे खींच लिया, फिर पूरी तरह उसकी बाहों में समा गई। उसकी खुशबू में सांस लेते हुए मरीना के चेहरे की शिकन मिट गई। वो और गहरी नींद में चली गई। साइमन कुछ नहीं कह पाया। अब उसे समझ आया कि मरीना का मतलब शरीर उधार देने से क्या था। मरीना हमेशा अजीब तरीके से सोचती और करती थी। साइमन मन ही मन सोचने लगा,
क्या उसे सच में लगता है कि मुझमें कोई इच्छा नहीं? वो इतनी करीब है, क्या उसे डर नहीं कि मैं कुछ कर दूं? लेकिन अंत में साइमन ने कुछ नहीं किया। वो कभी भी किसी सोती हुई औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। 1 साल पहले जो हुआ था वो उसकी मजबूरी थी, और उसके लिए उसे अब भी अफसोस था। वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। साइमन ने गहरी सांस ली और अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश की। पर हाँ, उसकी गोद में बैठी लड़की बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। वो सिर्फ बाहें कसकर लपेटे नहीं थी, उसकी टांगें भी साइमन के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को उसी के ऊपर चिपका लिया हो। साइमन के पूरे बदन में तुरंत कसाव आ गया, हड्डियां ठिठक गईं। साइमन भीतर ही भीतर गालियां छोड़ रहा था, अपनी बढ़ती हुई चाह को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। अगली सुबह जब मरीना उठी तो उसे ताजगी और नया जीवन सा महसूस हुआ। आदतन उसे पीठ फैलाते हुए दोनों हाथ बाहर कर देती थी, पर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर भारी हाथ रख दिया हो, उसे दबाए हुए। वह झट से आंखें खोलकर पूरी तरह जगे बिना ही मुट्ठी घुमा दी, मगर उसकी मुट्ठी आधी हवा में ही किसी ने पकड़ ली। अब जब तुम्हें जो चाहिए मिल गया तो सीढ़ी गिराने जा रही हो, किसी खुरदरी आवाज ने कहा। मरीना ने उठकर देखा, सामने वही था। पिछली रात की यादें एक ही झटके में ताज़ा हो गईं। मरीना के चेहरे पर तुरंत अपराधबोध की चमक सी आई। धीरे धीरे उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। माफ करना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उस समय मैं स्थिति पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, कल रात तुम तो जैसे मुझ पर जा गिरी थी, पूरे हाथ पांव फैले हुए, और अब ये स्वाभाविक रिफ्लेक्स कह रही हो। साइमन ने धीरे धीरे उठते हुए कहा। उसने सिर्फ बाथरोब पहना था और हल्की सी हरकत में ही उसका मांसपेशिया सीना दिख गया। मरीना उस कातिलाना बदन को देखकर खुद को रोक ना पाई, बेवजह ही उसके हाथ उस पर जा पहुंचे। छूकर देखना चाहती हो? साइमन ने नीचे आवाज में कहा, मानो उसने उसका मन पढ़ लिया हो। मरीना आधी जाग रही थी, कुछ बेहोशी सी, और साफ संकेतों के बिना कुछ सोच नहीं पा रही थी। बस सहज रूप से उसने सिर हिलाया। आओ छू लो, साइमन ने कहा। मरीना की चुलबुली विनम्रता देख उसने रोब का पेटीदा खोला और सीना सामने कर दिया। मरीना की आंखें चमक उठी और उसके हाथ अपने आप साइमन के सीने पर जा टिके। वो सख्त और मांसल था। मरीना की उंगलियों को जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पसंद आया? साइमन की आवाज और गहरी हो गई। मरीना ने जानबूझकर सिर हिलाया, उसे सचमुच यह एहसास भा गया था। फिर इसे छूते रहना चाहोगी? साइमन की तान में कुछ भूमिका निभावन थी। बेशक, मरीना चाहती थी। वो फिर सिर हिलाई। तो तुम मुझसे शादी कर लो, साइमन ने अचानक कहा। उसकी आंखों में अजीब सी दूरी और पड़ी नहीं जा सकने वाली भावनाएं थीं। मरीना जैसे होश में आई हो, उसने तुरंत हाथ वापस ले लिए और किनारे हट गई। क्या हुआ? नहीं चाहती? साइमन ने आंखें तंग करते हुए पूछा। मैं मिसोगमिस्ट शादी न करने वाली हूँ। मरीना अब पूरी तरह जगी हुई थी। हालांकि उसे उसके पास की नजदीकी छोड़ने में मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसने बड़ी बेझिझक बिस्तर से उतरने की हिम्मत जुटाई। मिसोगमिस्ट? साइमन की आंखों में काली छांव सी छा गई। हाँ, मरीना ने सिर हिलाकर कहा। तो मतलब तुम बस मुझसे मस्ती करना चाहती हो? भरपूर ले लिया और अब जिम्मेदारी से बच निकलेगी। साइमन की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। मरीना को जैसे शब्द गले में अटक गए। मस्ती? मस्ती उसके साथ? वह तो बस उसे गले लगाया था। मैं मस्ती नहीं कर रही थी। अधिकतम मैंने बस तुम्हें गले लगाया था। मरीना ने गले की खराश साफ करते हुए कहा, कम से कम असहज स्वर में। वो सच था। मरीना कल रात बहुत थकी हुई थी। उसे बस सोना था। थकान में कोई भी व्यक्ति असामान्य कर सकता है। सिर्फ गले लगाना। साइमन ने उन 2 शब्दों पर जोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेवफा प्रेमी से झगड़ा कर रहा हो। ये तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी पत्नी ही मुझे गले लगा सकती है। मेरी ही पत्नी ही मेरे शरीर को छू सकती है। साइमन ने जलती हुई नजर से मरीना की तरफ देखा। मरीना कुछ पल के लिए चुप रह गई। क्या तुम किसी मठ से निकले हो? उसने मजाकिया तौर पर कहा, होठों पर दबा हुआ सा मौन रखने की कोशिश के साथ। साइमन की आंखों में तुरंत कड़वाहट उतर आई। मरीना ने अपनी जीभ संभालते हुए फिर पूछा, तो अगर कोई और तुम्हें छूना चाहे तो? ईमानदारी से कहे तो साइमन उसके लिए एक तरह का शक्तिशाली, नींद लाने वाला औजार था। उसकी बाहों में सोते ही उसे किसी भी तरह की अनिद्रा की चिंता नहीं रहती थी। वो बहुत लुभावना था। जिस हिस्से पर कोई हाथ डालेगा मैं वही हिस्सा काट दूंगा, साइमन ने उत्तेजक मगर गंभीर लहजे में कहा। उसकी शक्ल में कोई मजाक नजर नहीं आया। मरीना ने सहज रूप से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिए। ये सिर्फ तुम्हारे हाथ नहीं थे, तुमने मुझे पूरी तरह से पकड़ रखा था, साइमन ने कहा और मरीना की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे छील कर देखना चाहता हो। मरीना ने अनायास होंठ काट लिए। उसके दिमाग में तमाम चालें दौड़ रही थीं। ऑस्कर और ली की मदद के बिना वह अकेली थी। अपनी ताकत के साथ उसकी जीत की क्या संभावना थी? पर भले ही मरीना साइमन पर काबू पा ले,
वह भी बुरा लगेगा अगर उसने कल रात की मस्ती के बाद उसे छोड़ा दिया। मरीना उलझन में थी, उसके चेहरे पर असमंजस साफ दिख रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दी। मरीना को जैसे कोई बाध्य कर रहा हो, वह घूमते हुए जमीन पर फेंके हुए फोन तक पहुंची। पहले मुझे कॉल उठानी पड़ेगी, उसने कहा और बिना कॉलर आईडी देखे फोन उठा लिया। हेलो, मरीना ने उत्साह भरी आवाज में कहा। कॉल करने वाला कौन भी हो, उसे परवाह नहीं थी, स्कैम कॉल ही क्यों न हो, वह खुश थी कि किसी ने उसे फोन किया। क्या ये कैरल है? पर दूसरी तरफ से एक बूढ़ी और कमजोर आवाज आई। मरीना की मुस्कान क्षण भर के लिए जम सी गई। मैं हूँ दादा, लाइन पर आए आदमी ने कहा। दादा, जो दादा उसे याद थे, उनकी आवाज तो जोरदार और ऊर्जावान होती थी, यह आवाज इतनी कमजोर और थकी थकी क्यों लग रही थी? क्या ये स्कैम कॉल तो नहीं? कैरल, गॉर्डन ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद कि तुमने पुरानी रंजिश भुलाकर मेरी मदद की। अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ और तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ, जब तुम फुर्सत में हो तो आना। दूसरी तरफ वाले ने नरमी से कहा, शायद ये समझते हुए कि मरीना तुरंत पहचान नहीं पाएगी, वह धीरे धीरे संकेत दे रहा था। गॉर्डन, यह आदमी जरूर गॉर्डन के दादा ही थे। मरीना का चेहरा सख्त हो गया, वह सच में चाहती थी कि यह स्कैम कॉल हो। लेकिन जैसे ही उसने डिनर इनवाइट ठुकराने ही वाली थी, उसकी नज़र बेखुदी में साइमन पर पड़ी, जो अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। कैम्बल खानदान के लोग उसे नापसंद थे, पर अब डिनर आमंत्रण उसके भागने का सबसे अच्छा बहाना था। ठीक है, इड्रिस भेज दो, मरीना ने तुरंत कहा। उसने तौल मापकर फैसला किया कि कैम्बल परिवार का सामना करना अभी बेहतर होगा। अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो खुलेआम निपट सकती थी। बुजुर्ग मुझे खाने पर बुला रहे हैं, हम बाद में अपनी बात करेंगे। मरीना ने कोट उठाया और भागने की तैयारी की। जैसे ही मरीना कमरे से बाहर निकलने वाली थी, साइमन ने अचानक कहा, क्या वो मिस्टर कैम्बल हैं? तुम्हें कैसे पता? मरीना ने तुरंत मुड़कर पूछा। संयोग से मुझे भी मिस्टर कैम्बल से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, साइमन ने कहा और बिस्तर की चादर हटाकर नीचे उतर गया। मरीना उसे रोकने ही वाली थी कि तभी साइमन ने अपने गाउन की बेल्ट खोल दी और कपड़ा फौरन जमीन पर गिर गया। मरीना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने तुरंत मुंह फेर लिया। क्या यह आदमी और खुला नहीं हो सकता था? क्या यही वो व्यक्ति नहीं था जो कहता था कि केवल अपनी भावी पत्नी को ही छूने देगा? तो फिर अब उसके सामने कपड़े क्यों उतार रहा था? वह जो नज़ारा दिखा रहा था, उसे देखने की मरीना की तो कोई योग्यता ही नहीं थी। चलो, साइमन ने कहा। मरीना अभी अपने ही विचारों में उलझी थी कि तब तक साइमन कपड़े पहन चुका था। जब मरीना ने फिर उसकी ओर देखा तो उसने एक सूट पहने हुए आदमी को देखा। गंभीर, आत्मसंयमी और ठंडे स्वभाव वाला। अभी जो दृश्य उसने देखा था उससे बिल्कुल अलग। कपड़े पहनने के बाद यह आदमी वाकई आकर्षक लग रहा था, लेकिन बिना कपड़ों के वह किसी जानवर से भी बुरा था। अचानक मरीना की नज़र उसकी टाई पर पड़ी। अरे, ये तो वही टाई जो तुमने मुझे दी थी, साइमन ने कहा और टाई को सीधा किया। उसकी कफलिंग कैसे चमक रही थी जैसे उनमें जान हो, लेकिन उसे शायद निराशा ही होगी, क्योंकि मरीना ने वो गिफ्ट बिना सोचे समझे चुना था। टाई तुम पर सच में बहुत अच्छी लग रही है, मरीना ने धीमे से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, साइमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर लगभग सहजता से उसने मरीना का हाथ थाम लिया और कहा, चलें। और पता नहीं क्यों, मरीना बिना कुछ सोचे उसके साथ चल पड़ी, जैसे किसी जादू के असर में हो। जब साइमन ने उससे पता पूछा, तब जाकर वह होश में आई और अचानक झुंझला गई। क्या वह कोई आकर्षण साधना कर रहा था? इतना मोहक कैसे हो सकता है कोई आदमी? हर बार जब भी वो उससे मिलती, सब कुछ उल्टा ही हो जाता। पता क्या है? साइमन ने दोबारा पूछा जब मरीना जवाब नहीं दे रही थी। मरीना ने भीतर ही भीतर सांस छोड़ी और पता बता दिया। वह पहले ही कार में बैठ चुकी थी, अब उतरना दिखावा लगता। साइमन ने पता मिलते ही कार स्टॉप की ओर चल पड़ा। इसी बीच मिस्टर कैम्बल एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में इंतजार कर रहे थे। वह दावत की मेज के बीचों बीच वीआईपी सीट पर बैठे थे। उनके बाएं जेकब कैम्बल और दाएं गॉर्डन कैम्बल बैठे थे। कैम्बल परिवार बहुत अनुशासित था। चाहे कमरे में कोई मेहमान न भी हो, माहौल हमेशा सख्त और गंभीर रहता था। डॉक्टर लियम अभी तक नहीं आए? मिस्टर कैम्बल ने घड़ी देखकर गॉर्डन से पूछा। अभी अभी फोन पर बात हुई थी, वो लगभग 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, गॉर्डन ने आदरपूर्वक जवाब दिया। मिस्टर कैम्बल ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर लियम मेडिकल क्षेत्र के बहुत बड़े नाम हैं। उन्हें आज के खाने पर बुलाने के लिए मुझे काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। कैरोलाइन आए तो उसे याद दिला देना कि वह शालीनता से पेश आए और ये मौका हाथ से न जाने दे। जी पिताजी, मैं उसे याद दिला दूंगा, गॉर्डन ने जल्दी से कहा। जेकब ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पिताजी, वो तो एक आम लड़की है, उसके लिए इतना झंझट क्यों? उसे बस पैसे दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। जेकब को अपने पिता और भाई के फैसले पर ऐतराज था। घर पर जब गॉर्डन ने बताया कि कैरोलाइन कैम्बल ने उनके पिता की जान बचाई थी,
तो दोनों मिस्टर कैम्बल और गॉर्डन उस पर एहसान लौटाना चाहते थे। इसलिए मिस्टर कैम्बल ने डॉक्टर लियम और कैरोलाइन को साथ डिनर पर बुलाया था। उनका इरादा था कि कैरोलाइन को डॉक्टर लियम से मिलवाकर उसके लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दें। डॉक्टर लियम बहुत सम्मानित सर्जन थे। पूरे जनबरफ में लोग उनके अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करते थे। लेकिन अब वे उम्रदराज हो गए थे और हर महीने सिर्फ एक सर्जरी करते थे। लोग उस एक स्लॉट के लिए बेहिसाब पैसे चुकाने को तैयार रहते थे। डॉक्टर लियम कभी मिस्टर कैम्बल पर एहसानमंद थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर कैम्बल परिवार के लिए एक सर्जरी मुफ्त करेंगे। लेकिन जब मिस्टर कैम्बल बीमार पड़े थे, डॉक्टर लियम विदेश में एक मेडिकल सम्मेलन में थे, जहां बाहर से कोई संपर्क नहीं हो सकता था। अब जब वह शहर में थे, मिस्टर कैम्बल ने सोचा कि यह उपकार कैरोलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाए। उनके लिए यह एहसान लौटाने का एक अच्छा तरीका था। जेकब को यह फैसला बेवकूफ़ी लगा। डॉक्टर लियम जैसी हस्ती का एक भी शब्द सोने से ज्यादा कीमती था। वो लड़की पैसे नहीं चाहती, गॉर्डन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जेकब हंस पड़ा, ऐसी बहुत देखी है मैंने। अभी रकम कम लगी होगी, ज्यादा ऑफर करो फिर देखना। गॉर्डन के चेहरे पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया। उसे कैरोलाइन के बारे में ऐसी बातें पसंद नहीं आईं। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए। सफेद होते बाल, लेकिन चेहरा अब भी स्फूर्त और तेजस्वी। डॉक्टर लियम, मिस्टर कैम्बल तुरंत खड़े हो गए। जेकब और गॉर्डन ने भी उनका स्वागत किया। डॉक्टर लियम ने हल्की सी मुस्कान दी और मिस्टर कैम्बल को ऊपर से नीचे देखा। तुम्हें देखकर लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। सेमिनार खत्म होते ही तुम्हारे घर से इतनी कॉल आई कि लगा कोई गंभीर बात है। मिस्टर कैम्बल मुस्कुराए, बच्चे बस जरूरत से ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने डॉक्टर लियम को बैठने का इशारा किया। आइए बैठिए। हाँ, बैठते हैं, डॉक्टर लियम ने शांत स्वर में कहा। जेकब और गॉर्डन थोड़ा पीछे खिसक गए। वे जानते थे कि डॉक्टर लियम के सामने बोलने की उनकी औकात नहीं थी। डॉक्टर लियम बोले, आपने कहा था कि आप मुझे किसी प्रतिभाशाली डॉक्टर से मिलवाना चाहते हैं। मैं आज आया हूँ क्योंकि हमारे बीच एक वादा था, लेकिन साफ कर दूं, मैं अब किसी को शिष्य नहीं बनाता। हालांकि अगर कोई वाकई प्रतिभाशाली हो तो मैं उसे किसी और गुरु से मिलवा सकता हूँ। मिस्टर कैम्बल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपके नियमों का पता है। हम बस चाहते हैं कि आप उस लड़की से मिल लें। अगर आप उसे मार्गदर्शन देंगे तो उसके लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। डॉक्टर लियम ने सिर हिलाया। ठीक है। उसी समय दरवाजा फिर खुला और एक लंबी, नाजुक कद काठी वाली औरत कमरे में दाखिल हुई। फेलिक्स ने तुरंत सिर उठाया और दरवाजे की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़ी औरत को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी निराशा झलक गई। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी असाधारण शख्सियत होगी जिसके लिए अल ने उससे पुराने संबंधों के चलते उसका शिक्षक बनने को कहा था। मगर निराशा तब हुई जब उसने देखा सामने तो एक बिल्कुल साधारण सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, न ही उसके हावभाव में आत्मविश्वास झलक रहा था। फेलिक्स उठकर कमरे से जाने ही वाला था कि तभी लड़की ने बाहर खड़े लोगों से कहा, इधर आइए कृपया। अगले ही पल दो लोग कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक आदमी लंबा, सीधा और बेहद हैंडसम था। उसके चलने फिरने के अंदाज में जन्मजात रॉयल ठाठ और शालीनता थी। वह साफ दिख रहा था यह कोई आम इंसान नहीं था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने साधारण कपड़े पहने थे, चेहरे पर मेकअप तक नहीं था। फिर भी उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था जो नजर हटाने नहीं देता था। गॉर्डन ये देखकर चौंक गया कि मरीना आज इस आदमी को साथ ले आई है। उसका माथा सिकुड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फेलिक्स, जो पहले तक घमंडी लग रहा था, अचानक उठकर दरवाजे की ओर चला गया। गॉर्डन की आंखों में भी हल्की बेचैनी झलकी। क्या फेलिक्स भी इस आदमी को जानता था? लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब फेलिक्स ने उस आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि तेजी से मरीना के सामने पहुंच गया। आप कौन हैं? मरीना ने आंखें सिकोड़ते हुए उस बुजुर्ग आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कभी देखा हो। You definitely do not remember me, फेलिक्स बोला बड़ी विनम्रता से। जब मैं फ्रॉयस में था तब मुझे आपका एक ऑपरेशन देखने का सौभाग्य मिला था। मैं आपकी कला से मंत्रमुग्ध हो गया था, लेकिन आप ऑपरेशन खत्म करते ही चली गई थी। मुझे आपसे मिलकर धन्यवाद कहने का मौका भी नहीं मिला। उसका लहजा इतना सम्मान से भरा था कि कैम्बल परिवार के तीनों लोग अवाक रह गए। आखिर यह क्या हो रहा था? फेलिक्स इस औरत से इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहा था? ओह ये मुझे याद नहीं, मरीना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह सोचने लगी लेकिन फिर भी याद नहीं आया। उसके जवाब पर फेलिक्स नाराज होने के बजाय हंस पड़ा। ये तो स्वाभाविक है, मैं कौन सा कोई बड़ा नाम हूँ? आप जैसी हस्ती मुझे कैसे याद रख सकती हैं? उसने विनम्रता से कहा। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। जेकब ये सब देखता रह गया और बोला, डॉक्टर लियम, क्या आपने किसी को गलत समझ लिया है?
आप इन्हें जानते हैं क्या? क्योंकि फेलिक्स तो हमेशा अर्ल से भी ऊंचाई के भाव से पेश आता था, और यहाँ वह इस कैरोलाइन के सामने झुक झुक कर बात कर रहा था। फेलिक्स बोला, मैं इन्हें कैसे जान सकता हूँ? मैं तो सिर्फ मिरेकल डॉग का प्रशंसक हूँ। वह मरीना की ओर श्रद्धा भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक काला पेन निकाला। मिस बेली, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके टीचिंग वीडियो बार बार देखे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज आपको सामने देखकर मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ये कहकर उसने अपनी जैकेट उतारी और अंदर पहनी सफ़ेद टी शर्ट दिखाई। मरीना ने थोड़ा असहज होकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं टी शर्ट पर साइन करूं? हाँ हाँ, बस यहीं कर दीजिए। जरा बड़ा साइन कीजिए ताकि मैं इसे अपने दोस्तों को दिखा सकूं, फेलिक्स ने लगभग विनती की। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन इस समय वो किसी फैनबॉय की तरह चमक रहा था। मरीना शायद ऐसी स्थितियों की आदी थी। उसने सहजता से पेन का ढक्कन खोला और उसके टी शर्ट पर बड़ा सा ऑटोग्राफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सच में शुक्रिया। फेलिक्स खुशी से झूम उठा। उसने मरीना से पेन भी बहुत सावधानी से ले लिया, जैसे कोई कीमती चीज हो। मरीना को लगा कि वह शायद इस पेन को किसी ट्रॉफी की तरह संभाल कर रखेगा। गॉर्डन पूरी तरह स्तब्ध था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यहाँ तक कि अर्ल के चेहरे पर भी अविश्वास और हैरानी थी। डॉक्टर लियम, क्या आपने व्यक्ति को पहचानने में गलती की है? अर्ल की आवाज़ कांप रही थी। फेलिक्स गुस्से में बोला, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मिस बेली चाहे कैसी भी दिखे, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। मैंने उनके हाथों को अनगिनत बार देखा है, मैं उन्हें 300 फीट दूर से भी पहचान सकता हूँ। ये सुनकर पास खड़े साइमन की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसकी नज़रों में ठंडक की एक झिलमिलाहट थी। फेलिक्स का शरीर हल्का कांप उठा। उसने तुरंत सफाई दी, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैंने मिस बेली के सर्जरी वीडियो बहुत बार देखे हैं, इसलिए मैं उनके हाथों को पहचानता हूँ और कुछ नहीं। साइमन की आंखों का सर्दपन धीरे धीरे कम हो गया। गॉर्डन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया हो। वह मरीना को देखता ही रह गया, जैसे पहली बार उसे पहचान रहा हो। जब उसने अपने इस अजीब फैन से निपटा लिया, मरीना ने अर्ल की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर अर्ल, आपने कल जब डिनर का निमंत्रण दिया था तब यह नहीं बताया था कि यहाँ और लोग भी होंगे। अगर उसे पता होता कि गॉर्डन यहाँ होगा तो वह यहाँ कदम भी नहीं रखती। अर्ल उसके सवाल पर हकलाने लगा। वह सोच रहा था कि उसने तो बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था। उसे लगा था कि कैरोलाइन कृतज्ञ होकर उसका आभार मानेगी, पर नतीजा उल्टा हुआ। फेलिक्स ने आश्चर्य से पूछा, क्या मिस बेली, क्या आपको इस बूढ़े आदमी ने बुलाया है? हाँ, मरीना ने सहजता से कहा, पहले मैंने इनकी जान बचाई थी। उन्होंने धन्यवाद के रूप में डिनर पर बुलाया था तो मैं आ गई। फेलिक्स का चेहरा और भी हैरानी से भर गया। मतलब इन्हें आपने ठीक किया था? हाँ, मरीना ने लापरवाही से जवाब दिया। फेलिक्स तुरंत अर्ल की ओर मुड़ा। तो जिस छात्रा की आप सिफारिश मुझसे करना चाहते थे वह मिस बेली ही हैं। मरीना ने अर्ल की ओर देखा। अर्ल का चेहरा अकड़ गया। मैं मिस कैम्बल की असली पहचान नहीं जानता था, उसने असहज होकर कहा। फेलिक्स ने मरीना को उलझन भरी नजरों से देखा और पूछा, मिस कैम्बल, लेकिन मिस बेली, आपका तो उपनाम बेली है, फिर इन्हें आपने मिस कैम्बल क्यों कहा? असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डिमेंशिया है, इसलिए वो हमेशा लोगों के नाम भूल जाते हैं, मरीना ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अर्ल चुप रह गया। गॉर्डन भी बोल नहीं पाया। डॉक्टर लियम बहुत समझदार व्यक्ति थे। जब उनकी नज़र मरीना और कैम्बल परिवार के कुछ सदस्यों पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मिस्टर कैम्बल, मैंने आपकी जान इसलिए बचाई थी क्योंकि किसी ने मुझसे ऐसा करने की विनती की थी, मरीना ने कहा। अगर कोई एहसान बाकी है तो वो उसी व्यक्ति का है, आपका नहीं। इसलिए आपको मेरा कोई कर्ज नहीं चुकाना। आज का भोजन मैं छोड़ रही हूँ। वैसे भी मुझे भूख नहीं है। मरीना ने गॉर्डन की ओर देखा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। साइमन स्वाभाविक रूप से मरीना के इस फैसले से खुश था, लेकिन जाते जाते उसने गॉर्डन की तरफ एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। उसकी आंखों में छिपे भावों को समझना मुश्किल था। कोई नहीं जान पाया कि वो वास्तव में क्या सोच रहा था। साइमन और मरीना के जाने के बाद डॉक्टर लियम का चेहरा ठंडा पड़ गया। मिस्टर कैम्बल, मैं सोचता था कि इस समाज में तुम कुछ समझदार लोगों में से एक हो, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत था। डॉक्टर लियम ने ठंडी आवाज में कहा, अब से हमसे जितना कम संपर्क हो उतना अच्छा। ये कहकर डॉक्टर लियम भी मुड़कर चले गए। आखिरकार मरीना के जैसे आइडल की इतनी बड़ी फैन होने के नाते जो भी उनके प्रिय व्यक्ति को नाराज करे वो डॉक्टर लियम की नज़र में अच्छा नहीं हो सकता था। डॉक्टर लियम की ये बात सुनकर जेकब उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अर्ल ने तुरंत उसे रोक दिया। पापा, आपने मुझे क्यों रोका? जेकब ने हैरानी से पूछा। मुझे डॉक्टर लियम को सब समझाना होगा। अगर हम उनका साथ बनाए रखें तो वो हमारे परिवार के लिए फायदेमंद रहेगा।
मैं डॉक्टर लियम के स्वभाव को तुमसे बेहतर जानता हूँ, अर्ल ने कहा। जब उन्होंने ऐसी बात कह दी तो अब उनके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। अर्ल को स्थिति की पूरी समझ थी, लेकिन आखिर ये सब हुआ क्या है? जेकब ने झुंझलाते हुए कहा, कैरोलाइन की असलियत क्या है? डॉक्टर लियम उससे डर क्यों रहे थे? जेकब ने गॉर्डन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? गॉर्डन ने सिर हिलाया। कैरोलाइन ने कभी उससे नहीं बताया था कि वो चिकित्सा में माहिर है। शायद डॉक्टर लियम जो कह रहे थे वो सच है, अर्ल ने कहा, मरीना के जाने की दिशा में देखते हुए। इस बार हमने सच में स्थिति को गलत समझा है। चोट लगने के बाद अर्ल पहाड़ों वाले अपने महल में जाकर रहने लगे थे। वो बहुत कम ही बाहर निकलते थे, यहाँ तक कि जब गॉर्डन की शादी हुई तब भी वो नीचे नहीं आए। क्योंकि उस समय कैम्बल परिवार उस शादी से सहमत नहीं था, इसलिए विवाह समारोह नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से अर्ल को मरीना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानते थे कि गॉर्डन उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए था। वो मानते थे कि युवा हमेशा कुछ समय के लिए विद्रोही होते हैं। जब तक वो हद पार न करें वो दखल नहीं देते थे। अब सोचने पर उन्हें महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती थी। उसने वाकई सब कुछ बहुत अच्छी तरह छिपा रखा था, जेकब ने तंज के साथ कहा। उसने हमें ये तक नहीं बताया। जब मैंने उसे पाया था तब उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं थी, गॉर्डन ने मरीना के लिए बोलते हुए कहा। उसका इरादा हमें धोखा देने का नहीं था। मैंने देखा डॉक्टर लियम उसे कैसे सम्मान दे रहे थे, जेकब ने कहा। अगर हम उसे अपने पक्ष में कर लें तो डॉक्टर लियम हमारे काम आएंगे। गॉर्डन, क्या वो पहले तुमसे बहुत प्यार नहीं करती थी? जल्दी से जाकर उसे वापस पालो। जेकब की नज़रें गॉर्डन पर टिक गईं। पापा, मैंने पहले ही कहा है, गॉर्डन ने कहा। मैं जिंदगी में सिर्फ सोफिया से शादी करूंगा। जेकब की बात सुनकर गॉर्डन की आंखों में घृणा की झलक दिखी। उस सोफिया में ऐसा क्या है? जेकब ने गुस्से में कहा। वो तो एक छोटे से साधारण परिवार की लड़की है। वो हमारे परिवार के लायक नहीं है, और तुम्हारे भविष्य के लिए भी वो बेकार है। जेकब का लहजा और कठोर हो गया। तो आपके अनुसार शादी सिर्फ करियर बढ़ाने का जरिया है? गॉर्डन ने पलटकर कहा। क्या आपने मेरी माँ से भी इसी वजह से शादी की थी? अब तक दबे हुए गॉर्डन के गुस्से का बांध टूट गया। ठप, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जेकब ने गॉर्डन के चेहरे पर सीधा तमाचा मारा। क्या अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? जेकब गरजे। तुम्हें अपनी तमीज और परवरिश याद है या नहीं? जेकब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। थप्पड़ की ताकत से गॉर्डन का सिर एक ओर झुक गया और उसे अपने मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ। फिर भी उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। मैं अभी जिंदा हूँ। अर्ल गरजे। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। दादाजी, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आपको वापस नहीं छोड़ पाऊंगा, गॉर्डन ने खुद को संभालते हुए कहा। कृपया रास्ते में अपना ध्यान रखें। इतना कहकर उसने जेकब की तरफ देखे बिना कमरे से बाहर कदम रख दिए। देखा पापा, जेकब ने कहा, उसका स्वभाव बिल्कुल उसकी माँ जैसा है। एक दिन वो मुझे पागल कर देगा। अपनी जुबान संभालो, अर्ल ने कहा। तुम जानते हो कि गॉर्डन को ये बातें सुनना पसंद नहीं, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जेकब ने तर्क दिया। शादी में तो समझदार और गुणी पत्नी ही ढूंढनी चाहिए। अर्ल ने चुपचाप सिर झुका लिया। गॉर्डन कमरे से दूर जा चुका था, लेकिन उसे अब भी अंदर की बातें हल्की सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों में व्यंग्य और गहरा गया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। इस बीच मरीना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद कमरे में क्या हुआ। वो पहले ही साइमन के साथ कार में बैठ चुकी थी। क्या आज तुम्हारे बाकी दिन के लिए कोई प्लान है? साइमन ने विनम्रता से पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं, मरीना ने कहा। कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए अब उसके पास खास काम नहीं था। तो क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगी? साइमन ने पूछा। मरीना जवाब देती, इससे पहले ही साइमन ने कार स्टार्ट कर दी। मरीना ने कहा, फिर पूछा ही क्यों था? साइमन मुस्कुराया, अपनी शालीनता दिखाने के लिए। क्या तुम्हारे परिवार में ऐसे ही शालीनता दिखाई जाती है? मरीना ने पूछा। मेरे पापा कहते हैं, जब प्यार की बात हो तो शालीनता का मतलब है डटे रहना और कभी हार न मानना, साइमन ने मुस्कुराकर कहा। मरीना निरुत्तर रह गई। तुम्हारे पापा तो बड़े निर्लज्ज निकले, मरीना ने हंसते हुए कहा। धन्यवाद, मैं आपका ये प्रशंसा संदेश उन्हें जरूर दूंगा, साइमन ने शांति से कहा। मरीना फिर चुप हो गई। क्या मैंने अभी उसकी तारीफ की थी? उसने मन ही मन सोचा। कई बार की बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि साइमन की बातें समझने की एक अनोखी कला है। अब वो उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने सोचा थोड़ा आराम कर ले। मरीना आधे घंटे तक गहरी नींद में सोई। जब वह जागी, कार रुक चुकी थी। बाहर एक बहुत ही क्लासिकल दिखने वाली इमारत थी। ये जगह क्या है? मरीना ने कार से उतरकर साइमन से पूछा। एक रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के डिजाइन का क्या राज है?
मरीना ने सामने वाली इमारत को देखा। रेस्टोरेंट के शानदार प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही अंदर का माहौल किसी अदालत की बैठक जैसा लगा। इस रेस्टोरेंट के मालिक का सेंस ऑफ स्टाइल हमेशा ही कुछ अलग रहा है, पर यहाँ का खाना फिर भी बहुत स्वादिष्ट होता है। इस जगह की शक्ल सूरत बर्दाश्त कर लो बस। साइमन के पतले होंठ हल्का सा हिले। उम्मीद है खाना मेरी परेशान आंखों का मुआवजा देगा, मरीना संशय भरी नजर से बोली। निमुश्चित ही खराब नहीं करेगा। साइमन मुस्कुराया और मरीना को रेस्तरां के एंट्रेंस तक ले गया। तभी अचानक मरीना की जेब में रखा फोन बजी। मरीना ने फोन निकाला और देखा कॉल पीटर मुअर से आ रहा है। उसने तुरंत कॉल उठाया। हेलो। फोन के दूसरे छोर पर बोले कुछ शब्द और मरीना का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मरीना ने कॉल काट दी और साइमन की तरफ देखा। आज मेरा खाना नहीं हो पाएगा, मुझे अभी एक काम निपटाना है, फिर मिलते हैं, मरीना ने कहा। कुछ हुआ क्या? साइमन ने मरीना के गंभीर चेहरे को देखकर पूछा। बस कुछ छोटी सी चीज है। ये कंपनी का मामला था, इसलिए मरीना ने कुछ ज्यादा बताया नहीं। ठीक है, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। साइमन ने मरीना की तरफ देखा पर और जिज्ञासा नहीं की। जरूरत नहीं, मैं खुद चल लूंगी, कहकर मरीना जल्दी से निकल पड़ी। साइमन वहीं अकेला खड़ा रह गया। रेस्तरां से बाहर निकलते ही मरीना टैक्सी लेने वाली थी, पर काफी देर तक कोई टैक्सी नहीं मिली। मरीना ने भौं चढ़ाई। जैसे ही उसने ली को कॉल करने ही वाली थी, एक काली कार उसके सामने रुकी। कार की खिड़की नीचे आई और साइमन का शैतान सा चेहरा दिखा। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल है, मैं छोड़ दूं, साइमन ने कहा। मरीना ने घड़ी देखी, अगर ली यहाँ से आकर वापस जाएगा तो शायद समय नहीं मिलेगा। थोड़ी हिचक के बाद उसने कार का दरवाज़ा खोलकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। मरीना ने साइमन को पता दे दिया, फिर ऑस्कर और ली से संपर्क किया। आधे घंटे के बाद मरीना वेसविल पहुंची। यहाँ की लड़ाई अब चरम पर थी। मरीना की आंखों ने भीड़ को तेजी से स्कैन किया और आखिरकार पीटर मुअर को पकड़ लिया, जिसे अभी 3 लोगों ने घेर रखा था। उसका चेहरा पहले से घायल था और शरीर डोल रहा था। लग रहा था वो पूरी तरह थका हुआ है। मरीना का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। फिर उसने कोट उतारा और साइमन को दे दिया। इधर ही रुको, मरीना ने कहा और अपनी कलाई कस ली। जब विरोधी का मुक्का पीटर के कनपटी तक पहुंचने ही वाला था, मरीना ने दौड़कर उस शख्स की कलाई पकड़ ली। फिर उसने पलटा और उसे अपने कंधे से उछाल दिया। जब वे जमीन पर गिरे, मरीना ने कोहनी मोड़कर एक और वार किया। उससे विरोधी तुरंत बेहोश हो गया। मरीना की खूबसूरत मार कौशल देखकर साइमन की आंखें चमक उठीं। बचे हुए 2 लोग भी वहीं ठिठक गए और आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। मरीना को भी उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने कैजुअली एक रबर बैंड ढूंढकर अपने लंबे बाल बांधे। उसकी निगाहों में शत्रुता थी जब उसने सामने वालों की ओर देखा। मेरी हिम्मत करने की हिम्मत कर रहे हो, मरोगे तुम, इतना कहकर वह फिर से आगे बढ़ी। 1 मिनट से भी कम में वे लोग जमीन पर पड़े कर चिल्ला रहे थे। एक का हाथ टूट गया, दूसरे की टांग, पर मरीना ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा। वह उठी और पीटर के पास गई। चलने में दिक्कत है? हाँ, पीटर ने सिर हिलाया। तुम्हें सच में कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। बस कुछ ही लोग थे और तुम्हें ऐसे हालत तक पहुंचा दिया। मरीना ने तिरछी नजर डाली, पर हाथ से पीटर का सहारा देती रही। उन्होंने बेशर्मी दिखाई और मुझे घेर लिया। मैं फंस गया। अगर हम ठीक से लड़ते तो मैं हारता नहीं। पीटर ने अपना सम्मान बचाने की कोशिश की। फिर से कोई हनी ट्रैप। मरीना ने उसे तिरछी निगाह से देखा। पीटर तुरंत उसकी आंखों से नजर हटाने लगा। कसम से, एक और टाइप का मूर्खतापूर्ण बंदा, अब किसी औरत के हाथों मरोगा। मरीना ने आंख घुमाई। अपनी गलती मानते हुए पीटर कोई बहस न कर सका और सिर्फ लज्जित होकर अपनी नाक छूने लगा। मिस बेली, मिस्टर मुअर, इस बीच ऑस्कर और ली भी पहुंच चुके थे। इन्हें मेरे हवाले कर दो, इन्हें जिंदा रखना, मरीना ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया और पीटर का सहारा लेकर निकल पड़ी। जी। ऑस्कर और ली की आंखें तुरंत कड़क हो गईं। विला पर पीटर सोफा पर उदास बैठा रहा। कपड़े उतारो, मरीना ने एक फर्स्ट एड किट निकाली और दवा लगाने लगी। मैं कर दूंगा, अचानक साइमन ने कहा। तुम? मरीना ने उसे उलझन में देखकर पूछा। वैसे भी तुम कौन हो? मेरी मरीना के साथ हो। पीटर ने आखिरकार साइमन की मौजूदगी नोट की। इन्हें छोड़ो, पहले बताओ आज क्या हुआ? मरीना ने पीटर को डांटा। पीटर तुरंत चुप हो गया। इसी बीच साइमन ने स्वाभाविक रूप से मरीना से फर्स्ट एड किट लेकर पीटर के घावों का इलाज शुरू कर दिया। आज मैं वादे के मुताबिक वेसविल की जमीन लेना गया था, पर हर्नांडेज परिवार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और घात लगा दिया। मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए पहले तुम्हें फोन किया। पीटर ने संक्षेप में घटना बताई। तो तुम कह रहे हो कि हर्नांडेज परिवार ने आखिरी वक्त पर अपना वादा तोड़ दिया? मरीना ने ये सुनकर अपनी काली आंखों पर ठंडक बरसा दी। हाँ, ये लोग बिल्कुल गलत हैं। रिफंड अग्रीमेंट साइन हुआ था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे लगता है रॉबर्ट हर्नांडेज नाराज था क्योंकि तुमने उसे हराया था,
इसलिए उसने बदला लेने की सोची। ओच, कड़ा मत करो, पीटर ने बोलते हुए मोम सिकोड़ लिया और साइमन की तरफ नाखुश नजर घुमाई। माफ करना, लंबे समय से किसी के जख्म ठीक नहीं किए, हाथ थोड़े जंग लगे हैं। साइमन ने माफी मांगी, पर उसका हनोया दिखावा अभी भी घमंडी रहा। वो किसी का इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि किसी पालतू को आराम दे रहा था जैसा दिखा। पीटर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने साइमन के हाथ से कॉटन स्वैब छीन लिया। मैं खुद करूंगा। साइमन ने कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप मरीना की ओर वापस आ गया। क्या कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें मरीना के इतने करीब आने का? दूर हट जाओ। पीटर ने तेजी से देखा और पास रखे तकिए को उठाकर उस पर फेंका। साइमन ने हल्का सा किनारे हटकर बचा लिया। उस तेज हरकत से पीटर भौंहे चढ़ा बैठा। ये लड़का मार्शल आर्टिस्ट था, रॉबर्ट हर्नांडेज। बस देख लेना। मरीना ने रॉबर्ट हर्नांडेज का नाम दोहराया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। मरीना, इस बार डर कर मत हमला करना, उसे मार डालो। पीटर ने पीछे से झंडा लहराया और प्रोत्साहित किया। बगल में खड़े साइमन ने उसकी ओर तंग नजरों से देखा। ऐसा क्यों देख रहे हो? पीटर की रीढ़ में ठंडक सी दौड़ी। ऐसा लगा मानो कोई भूखा जानवर उसे घूर रहा हो। कुछ नहीं, बस अपने जख्मों का ठीक से इलाज करो। साइमन हर्नांडेज ने हल्की मुस्कान के साथ पीटर मुआ की ओर देखा और फिर मुड़कर मरीना बेली के पीछे चल पड़ा। अरे रुको जरा, तुमने अब तक बताया ही नहीं कि तुम हो कौन। पीटर को होश आया और वो भी उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ उसके सीने में हल्का दर्द उठा। पीटर फिर से सोफे पर गिर पड़ा। ये तो इमरजेंसी थी, किसी ने उसकी प्यारी बहन पर नजर डाल दी थी। पीटर ने तुरंत अपना फोन उठाया और द प्रिंसेस गार्डियंस नाम का ग्रुप चैट खोल लिया। इस समय मरीना पहले ही कार में बैठ चुकी थी। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने वाली थी, तभी अचानक पैसेंजर साइड का दरवाजा खुला। एक लंबा पतला सा इंसान अंदर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरीना ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम चाहती थी कि मैं अंदर रहकर उस घायल आदमी की देखभाल करता रहूं? साइमन ने पूछा। मरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आखिरकार उसने उसे पहले एक बार छोड़ा था, अब उसे छोड़ना बराबरी की बात होती। मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम पहले अपना काम कर लो। ये कहकर साइमन ने बड़ी सहजता से अपनी सीट बेल्ट बांध ली। मरीना कुछ बोल न पाई। वह जानती थी कि यह आदमी कितना बेशर्म है, इसलिए कुछ कहे बिना एक्सीलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। आधे घंटे बाद कार एक हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। साइमन नीचे उतरा और गहरी नजरों से मरीना की ओर देखा। क्या तुमने पहले कभी किसी और को अपनी कार में बिठाया है? अपने परिवार को? मरीना को समझ नहीं आया कि साइमन ये सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया। और जब वे तुम्हारी कार में बैठे तो उन्होंने कुछ कहा था? शायद कहा था कि मुझे गाड़ी छूनी ही नहीं चाहिए। बोले थे कि इससे कार खराब हो जाती है। मरीना ने थोड़ी देर सोचकर कहा। साइमन की आंखें हल्के से चमकीं। उसे लगा असल में बात कार की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जो उसमें बैठते थे। क्या हुआ? साइमन की चुप्पी देखकर मरीना ने पूछा। कुछ नहीं, हमें अंदर जाकर उससे मिलना नहीं है। साइमन ने जल्दी से अपनी भावनाएं छिपा लीं। मरीना ने देखा कि साइमन अब और कुछ नहीं कहना चाहता, तो उसने भी और कुछ नहीं पूछा। पर साइमन की तनी हुई भौहें अब भी ढीली नहीं हुई। आखिर सब लोग उसकी कार में बैठने से इनकार क्यों करते थे? जब भी परिवार को पता चलता कि वो खुद ड्राइव करेगी, वे बिना हिचकिचाए कार के पहिए ही निकाल देते थे। उन्हें तो मजा लेना आता ही नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता कि मरीना अपनी कार में हर किसी को नहीं बैठाती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल के कमरे में रॉबर्ट अपनी गर्दन के ब्रास को थामे हुए गेम के किरदार को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। 8 बजे, 8 बजे, जल्दी करो, जल्दी। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैंने लोकेशन बता दी थी, फिर भी तुमने किसी का हेडशॉट नहीं मारा। तुम्हें हाथ कांपने की बीमारी है क्या? रॉबर्ट का किरदार तुरंत हेडशॉट खा गया। वह माइक्रोफोन ऑन करके अपने बेवकूफ टीममेट पर चिल्लाया। पहले अपनी पोजीशनिंग देखो, कोई नया खिलाड़ी भी तुमसे बेहतर खेल सकता है और तुम दूसरों पर हुक्म चला रहे हो। टीममेट ने पलटकर कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ही एक्सपर्ट हो तो तुम्हें किसी ने हेडशॉट क्यों मारा? खुद भी नौसिखिए हो, इससे तुम बेहतर नहीं हो जाते। तुम हो नौसिखिए, तुमसे भी बड़े नौसिखिए। तुम तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नौसिखिए हो। तुम पर ही वापस। छी। पल भर में दोनों ऐसे झगड़ने लगे जैसे दो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हों। मरीना ने जैसे ही दरवाजा खोला, यही नज़ारा देखा। वह आंखें घुमाए बिना न रह सकी। मुझे लगता है मैं गलत कमरे में आ गई हूँ, उसने बड़बड़ाया। उसने उसका ज्यादा आकलन कर लिया था। इतनी घटिया अक्ल वाला आदमी इतनी सटीक घात कैसे लगा सकता था? मरीना मुड़कर जाने ही वाली थी, तभी गलती से दरवाजे से टकरा गई। अंदर बैठे रॉबर्ट ने आवाज सुनी और सिर उठाया। दरवाजे पर खड़ी दो परछाइयां देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। वह मुश्किल से बिस्तर से लुढ़ककर नीचे गिरा और कांपते हाथ से मरीना बेली की ओर इशारा किया।
3-3-3। वो इतना डर गया था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मरीना चुप रह गई। उसे देखकर वो खुद सोचने लगी क्या उसने पहले वाकई कुछ ज्यादा कर दिया था। बेचारा इतना डर गया था। डरने की जरूरत नहीं, आज मैं बस गलत कमरे में आ गई हूँ। मरीना पिछले 2 दिन से आराम कर रही थी, इसलिए उसका मूड ठीक था। 3-3। लेकिन रॉबर्ट फिर भी नहीं माना, बल्कि और ज्यादा डर से उसकी ओर देखने लगा। 3 क्या? मरीना ने भौहें सिकोड़ ली। साइमन ने ये सुनते ही रॉबर्ट पर बेहद ठंडी निगाह डाली। रॉबर्ट ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुंह पर रख लिया। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। क्या वाकई ये लड़का उससे इतना डर गया था? मरीना ने जमीन पर पड़े रॉबर्ट की ओर थोड़ी सहानुभूति से देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसकी ओर बढ़ी। रॉबर्ट स्वाभाविक रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन साइमन ने उसे एक नज़र से रोका। वह वहीं जड़ हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मरीना उसके पास गई और हाथ बढ़ाया। रॉबर्ट ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सिर बचाने के लिए हाथ उठा लिए। मरीना का हाथ बीच में ही रुक गया। वो सच में डर के मारे सुन्न हो चुका था। बेचारा, अगर उसने पहले ही दस्तावेज पर साइन कर दिए होते तो ये हाल न होता। मरीना ने सिर हिलाया और उसके पास पड़ी फोन उठा ली। हाँ, डर गए ना? मुझसे जीत नहीं पाए। गेम के दूसरे प्लेयर को पता ही नहीं था कि असल में क्या चल रहा है। वो सिर्फ रॉबर्ट की कांपती आवाज सुन पा रहा था और सोच रहा था कि वह डर गया है। चलो, एक और राउंड शुरू करें। मरीना ने शांति से उस प्लेयर को मैसेज भेजा। ठीक है, देखते हैं। इस बार हम किल्स में मुकाबला करेंगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे डैडी कहना होगा। सामने वाले ने जवाब दिया। मंजूर है, मरीना ने एक हाथ से टाइप किया। मंजूर मतलब क्या? इतनी घमंडी क्यों हो? सामने वाला गुस्से में भर गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह डरा रहा है वह तो उसे मिट्टी में मिलाने आई है। मरीना ने उसकी दहाड़ की कोई परवाह नहीं की और उसे गेम रूम में बुलाकर मैच शुरू कर दिया। गेम में घुसते ही मरीना ने बाएं ऊपरी कोने में नक्शा देखा। वह एक हाथ से किरदार को कंट्रोल कर रही थी। सिर्फ 30 सेकंड में धड़ाम उसने एक सिर पर निशाना साधा और पहला किल ले लिया। गेम स्क्रीन पर तुरंत घोषणा दिखाई दी। ये तो किस्मत थी, अगली बार इतना भाग्यशाली नहीं रहोगी। टीममेट को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बोलते ही एक और घोषणा आई। प्लेयर परफॉर्म्स अ मिरेकल, किल्ड कैनन फॉडर 2। टीममेट चुप हो गया। बाकी समय में ये मुकाबला मरीना का एकतरफा वर्चस्व बन गया। सिर्फ 6 मिनट में पूरा मैच खत्म हो गया। टीममेट ने आखिर में लड़ाई छोड़ दी और मरीना के साथ देखने लगा, हर किल पर उसे आतिशबाजी भेजता और दुश्मनों का मजाक उड़ाता। हे प्रो, एक और राउंड खेलोगी? मैं सारा सामान तुम्हें दे दूंगा। टीममेट चैट में बार बार मैसेज भेज रहा था। इसे मुआवजा समझो। मरीना ने एक नज़र फोन पर डाली और फिर कांपते हुए रॉबर्ट को वापस थमा दिया। नहीं, जरूरत नहीं। रॉबर्ट ने अनजाने में मना करने की कोशिश की, लेकिन तभी साइमन ने उसे एक नज़र डाली। रॉबर्ट का शरीर अचानक सख्त हो गया। फिर उसने मरीना बेली से फोन आदरपूर्वक दोनों हाथों से लिया। धन्यवाद। अंत में उसने शुक्रिया कहना नहीं भूला। टस्क टस्क टस्क। मरीना ने उसे इस हाल में देखा तो सिर्फ सहानुभूति से सिर हिला दिया। ये बेचारा मूर्ख शायद भविष्य में अपाहिज हो जाएगा। मरीना उठी और साइमन की ओर देखा। चलो। साइमन ने नरमी से जवाब दिया। उसके चेहरे का सारा ठंडा भाव गायब हो गया था। अब उसे रॉबर्ट फर्नांडिस के प्रति जरा भी गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब तो उसके चेहरे पर मानो वसंत की हवा जैसी कोमलता थी। रॉबर्ट का शरीर और ज्यादा कांपने लगा। हे भगवान, अब तो वह सच में ज्यादा दिन नहीं जिएगा। शायद वह भ्रम देखने लगा था। उसके तीसरे अंकल, जो जीवित नरक के राजा के नाम से जाने जाते थे, इतने कोमल भाव से किसी को देख रहे थे, वो भी एक औरत को। रॉबर्ट ने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी अंतिम वसीयत रिकॉर्ड करने की तैयारी की। वह अपने पिता को बताना चाहता था कि जब उसे दफनाया जाए तो उसकी वर्षों की संग्रहित मूर्तियां भी साथ रखी जाएं। लेकिन जैसे ही उसने फोन खोला और गेम का रिजल्ट पेज देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह फोन को अपनी आंखों के पास लाकर कई बार देखने लगा। सिर्फ 6 मिनट में उसने 12 दुश्मनों को मारा था और हर एक हेडशॉट था। क्या ये वही था जो उस औरत ने उसके फोन से किया था? लेकिन उसने तो साफ देखा था कि मरीना एक हाथ से फोन चला रही थी और पूरे समय उसके चेहरे पर बेहद आलसी भाव थे, मानो उसे परवाह ही न हो। अभी तो उसे लगा था कि उसने उसका अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसने तो उसे ऐसा स्वर्गिक परिणाम दे दिया। रॉबर्ट ने फोन को देखा, मरीना के जाने की दिशा में नजर डाली, फिर फोन को कुछ बार चूमा और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। 1 मिनट बाद रॉबर्ट का फोन नोटिफिकेशनों से फटने वाला था। उसी समय मरीना अस्पताल से बाहर निकल चुकी थी। वह आगे चलते साइमन को देखती हुई बोली, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, यहीं अलग होते हैं। तुम मुझ पर एक डिनर उधार रखती हो? साइमन ने हल्के से कहा।
काम खत्म होते ही मैं संपर्क करूंगी। मरीना ने शेल्डन ब्राउन की तलवार कला को याद करते हुए हामी भरी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मरीना का जवाब सुनकर साइमन की आंखों में नरमी आ गई। ठीक है, मरीना ने कहा और कार में बैठ गई। पल भर में कार जंगली घोड़े की तरह तेजी से निकल गई। साइमन ने कार को ओझल होते देखा और सोचा कि शायद उसे मरीना को फिर कभी गाड़ी छूने नहीं देना चाहिए। मरीना जब विला पहुंची तो ऑस्कर और ली अभी अभी लौटे थे। मिस बेली, दोनों ने आदरपूर्वक झुककर कहा। सब कुछ सुलझ गया, मरीना ने सोफे पर आलस से बैठते हुए पूछा। उसने अपनी उंगलियों से भौहों के बीच की जगह दबाई। साइमन की खास खुशबू के बिना उसे अपने शरीर में अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हमने उन बदमाशों को पकड़ लिया है। उन्होंने बताया कि वे हर्नांडेज ग्रुप से हैं। रॉबर्ट हर्नांडेज ने उन्हें मिस्टर मुआ पर हमला करने को कहा था, ली ने बताया। अब भी झूठ बोल रहे हैं, मरीना ने ठंडे स्वर में कहा। मिस बेली, क्या आपको लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं? ली ने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं लगता कि इस बार रॉबर्ट हर्नांडेज ने किया है, मरीना ने कहा। वो लड़का तो झगड़े में भी बस बैक एट यू कहकर भाग जाता है। अगर ये हर्नांडेज परिवार नहीं है तो क्या ये हमारे ही लोगों में से कोई है? ली ने तुरंत बात समझ ली। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें बताने की जरूरत है कि आगे क्या करना है ना? मरीना ने भौं उठाए। मैं तुरंत जांच शुरू करता हूँ, ली ने सिर झुकाकर कहा। ठीक है, मरीना ने सिर हिलाया। पीटर मुआ कहाँ है? मिस्टर मुआ अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, ली ने जवाब दिया। मरीना ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो ऊपर चली गई। पीटर की लड़ाई की कला भले ही कमजोर थी, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि ऐसे छोटे घावों से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। मरीना अपने कमरे में लौटी तो उसे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटी हुई उसे कुछ गड़बड़ लगी। ये वही बिस्तर था जिसे उसने खुद चुना था, फिर भी वो उतना आरामदायक नहीं लग रहा था जितना उस आदमी का बिस्तर था। वो सच में वहाँ एक रात और सोना चाहती थी, या शायद उसका शरीर फिर से उधार लेना चाहती थी। मरीना ने आंखें खोलकर छत की ओर देखा, फिर खुद को जबरदस्ती आंखें बंद करने को मजबूर किया। वो लड़का पुरुष वर्ग का मॉनिटर था। अगर उसने सच में उसका शरीर फिर से उधार लिया तो शायद उसे इसकी कीमत अपने शरीर से चुकानी पड़ेगी। बस अब सोचना बंद करो, मरीना ने खुद से कहा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, नींद नहीं आई। वो तब तक जागती रही जब तक सुबह नहीं हुई और अंत में थककर उठी और कंप्यूटर चालू किया। उसने अपने कस्टम सर्च बॉक्स में एक नाम खोजा। कुछ ही पलों में दर्जनों रिज्यूमे सामने आ गए। ध्यान से देखने के बाद उसने वह व्यक्ति ढूंढ लिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसने संपर्क जानकारी देखी और तुरंत नंबर डायल किया। हेलो, सामने वाले की आवाज आधी नींद में थी। मैं हूँ, मरीना ने सीधा कहा। सामने वाला कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक खटपट की आवाज आई। शायद वो गिर गया था। मिस बेली, एक आदरपूर्ण बूढ़ी आवाज आई। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे एक प्रयोगशाला चाहिए, लेकिन सोलिमवुड में मेरे पास कोई नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई खाली है? हाँ, बिल्कुल, मिस बेली, जितनी चाहो उतनी प्रयोगशालाएं ले सकती हो, डॉक्टर लियम ने उत्साह से कहा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अस्पताल आती हूँ, मरीना ने कहा, फिर जोर दिया, किराया मैं दूंगी। मिस बेली, ये आप क्या कह रही हैं? आपने हमारी दवा विज्ञान में इतना बड़ा योगदान दिया है। प्रयोगशाला क्या, मैं तो अपना डायरेक्टर का पद भी आपको दे दूं। डॉक्टर लियम बेहद उत्साहित आवाज में बोले। मरीना हल्के से हंसी। ये बूढ़ा वाकई बहुत प्यारा था। वैसे मिस बेली, आप प्रयोगशाला किस रिसर्च के लिए लेना चाहती हैं? मैं तैयारी करवा दूं, डॉक्टर लियम ने पूछा। फ्रेग्रेंस, मरीना ने अपनी गहरी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। फ्रेग्रेंस, डॉक्टर लियम की आवाज थोड़ी रुक गई, जैसे वह सुनिश्चित करना चाहता हो कि उसने सही सुना है। हाँ, मरीना ने जवाब दिया। फिर बोली, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर लियम तुरंत होश में आए। मिस बेली शायद उस सुगंध के बारे में बात कर रही थी जो उन्होंने पहले किसी दवा के लिए बनाई थी। वो तो मिस बेली है ही महान मरीज की दवा के साथ साथ उसके खाने की खुशबू तक का ख्याल रखती हैं। सचमुच, वो सभी डॉक्टरों के लिए एक आदर्श हैं। मिस बेली, मैं वादा करता हूँ कि इस काम को पूरी मेहनत से पूरा करूँगा। डॉक्टर लियम का लहजा और भी आदरपूर्ण हो गया। अगर वो मिस बेली की मदद कर सके तो ये हजारों मरीजों की जान बचाने जैसा होगा। उसे इस मिशन को हर हाल में पूरा करना था। मरीना को नहीं पता था कि डॉक्टर लियम के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बस हल्के से कहा और फोन काट दिया। डॉक्टर लियम ने कपड़े पहन लिए थे और ब्रीफकेस लेकर काम पर जाने ही वाले थे। उनकी पत्नी भी उनकी हलचल से उठ गईं। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह उठ गए? अस्पताल में कुछ जरूरी काम है क्या? अस्पताल निदेशक की पत्नी ने नींद में ही उठकर पूछा। हाँ, बहुत बड़ा मामला है, हजारों मरीजों की जिंदगी का सवाल है, डॉक्टर लियम ने उत्साह से कहा। उनकी पत्नी हैरान रह गईं।
अभी तो बहुत सुबह है, थोड़ा और सो लो, डॉक्टर, लियम ने प्यार से कहा और जल्दी से बाहर निकल गए। पत्नी फिर से आधी नींद में बिस्तर पर गिर पड़ी। जब मरीना अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर लियम पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा वे तुरंत आगे बढ़े। मिस बेली, उन्होंने झुककर आदर से अभिवादन किया। डॉक्टर लियम, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, हम दोनों ही डॉक्टर हैं, हमारे बीच कोई पद का अंतर नहीं है, मरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह डॉक्टर लियम से पहले ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन उनकी उम्र और ओहदे के बावजूद उनका चिकित्सा कौशल के प्रति आदर दिखाता था कि वे सच्चे अर्थों में एक दयालु चिकित्सक हैं। ठीक है मिस बेली, उनके शब्दों ने डॉक्टर लियम को और ज्यादा प्रभावित कर दिया। वाकई मिस बेली जैसी महान व्यक्ति को ऐसे दिखावे वाले पदों की कोई परवाह नहीं थी। मिस बेली, मैंने आपके लिए प्रयोगशाला तैयार कर दी है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। डॉक्टर लियम ने आदरपूर्वक इशारा किया। ठीक है, मरीना ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गईं। अस्पताल की नाइट शिफ्ट के स्टाफ जो ड्यूटी खत्म करने जा रहे थे ने ये दृश्य देखा तो दंग रह गए। उनका सम्मानित निदेशक एक नौजवान लड़की के पीछे पीछे झुककर चल रहा था। सभी को लगा कि शायद वे ज्यादा काम के कारण भ्रम देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही थी। निदेशक महोदय न केवल उसके पीछे पीछे जा रहे थे, बल्कि मुस्कुराते हुए उसके लिए लिफ्ट का बटन भी दबा रहे थे। मम, ये लड़की कौन है? क्या ये निदेशक की बेटी है? नहीं, निदेशक का तो सिर्फ एक बेटा है। सभी कर्मचारियों ने अस्पताल के ग्रुप चैट में इस रहस्यमयी लड़की की पहचान पर चर्चा शुरू कर दी। उधर डॉक्टर लियम मरीना को प्रयोगशाला में ले आए थे। ये हमारी सबसे उच्च स्तरीय प्रयोगशाला है, मैंने इसमें सभी आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को फिर से भरवा दिया है। मिस बेली, आप इसे इस्तेमाल कीजिए, अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बताइए, डॉक्टर लियम ने आदर से कहा। ये वही प्रयोगशाला थी जिसके लिए उनके सबसे प्रतिभाशाली छात्र को भी कई बार अनुरोध करना पड़ता था, लेकिन अब डॉक्टर लियम को लग रहा था कि यह प्रयोगशाला भी मिस बेली के लायक नहीं है। ठीक है, मरीना ने चारों ओर नजर डाली। उपकरण तो मौजूद थे, लेकिन कई पुराने पड़ चुके थे, वो उन्हें सिर्फ मजबूरी में ही इस्तेमाल कर सकती थी। तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, डॉक्टर लियम ने कहा और तुरंत बाहर निकल गए। मरीना ने लैब कोट पहना और काम शुरू कर दिया। वह साइमन हर्नांडेज की खुशबू जैसी सुगंध तैयार करना चाहती थी। इस तरह उसे उस आदमी का शरीर दोबारा उधार नहीं लेना पड़ेगा। अगले कुछ घंटों तक मरीना लगातार प्रयोग करती रही, लेकिन हर बार जब परिणाम निकलता उसे लगता कि कुछ न कुछ कमी रह गई है। उसकी सूंघने की शक्ति बेहद तीव्र थी, वह किसी की खुशबू कभी नहीं भूल सकती थी। फिर गलती कहाँ थी? मरीना ने अपने हाथ में 28वें असफल नमूने को देखा और माथे पर बल डाले। उसे यह नहीं पता था कि डॉक्टर लियम बाहर ही रुके हुए थे। वो इसलिए रुके थे ताकि अगर मरीना को किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो तुरंत पहुंच सकें। आखिर मिस बेली जैसी शख्सियत की सेवा खुद करनी चाहिए थी। तभी डेंटल विभाग के निदेशक वहां दौड़ते हुए पहुंचे। डॉक्टर लियम, एक मामला है, क्या आप जरा देख सकते हैं? उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। जो भी है, आज मुझे मत परेशान करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, डॉक्टर लियम ने झुंझलाकर कहा, और फिर उस बंद प्रयोगशाला के दरवाजे को श्रद्धा से देखने लगे, मानो कोई विद्यार्थी अपने गुरु की प्रतीक्षा कर रहा हो। डॉक्टर लियम, ये कैम्बल परिवार के लोग हैं, डेंटल विभाग निदेशक ने धीरे से कहा। सुबह उसने सुना था कि निदेशक ने अस्पताल की सबसे ऊंची प्रयोगशाला खोली है, वो भी एक बाहरी लड़की के लिए। तब उसे लगा था कि लोग बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, लेकिन अब देखकर लगा असलियत तो और भी चौंकाने वाली थी। उनका निदेशक उस लड़की के साथ वैसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई देवी हो। हालांकि प्रयोगशाला की खिड़कियों में झांकना नामुमकिन था, कांच पूरी तरह एंटी पीपिंग था। कैम्बल परिवार, डॉक्टर लियम ने भौहें सिकोड़ ली। जी, कुछ दिन पहले कैम्बल परिवार के छोटे साहब अपनी मंगेतर को हमारे विभाग में लाए थे। उन्हें गलती से दांत में चोट लगी थी और अब उन्हें इम्प्लांट चाहिए, निदेशक ने बताया। तो करा दो इम्प्लांट, इसके लिए मुझे क्यों बुला रहे हो? डॉक्टर लियम ने अधीर होकर कहा। असल में मिस्टर कैम्बल अपनी मंगेतर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद सर्जरी की निगरानी करें, किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। तुम्हें तो डेंटल विभाग का प्रमुख बनाया गया है, क्या एक साधारण इम्प्लांट भी नहीं कर सकते? मुझे अस्पताल निदेशक को बुलाना पड़ रहा है, डॉक्टर लियम गुस्से से बोले। डॉक्टर लियम, कैम्बल परिवार हर साल हमारे अस्पताल को 7 अंकों की रिसर्च फंडिंग देता है, निदेशक ने धीमे स्वर में याद दिलाया। अगर ये बात ना होती तो वो कभी हिम्मत नहीं करता। वो कुछ और बोल पाते उससे पहले ही निदेशक बोला, और मिस्टर कैम्बल ने कहा है अगर आप ये सर्जरी देखेंगे तो वो इस साल की रिसर्च फंडिंग दोगुनी कर देंगे। आप जानते हैं डॉक्टर लियम, हमारा अस्पताल हमेशा रिसर्च फंड की कमी से जूझता रहा है।
अगर ये फंड मिल जाए तो वो सारे प्रयोग फिर से शुरू हो सकते हैं जो पहले पैसों की कमी से रुक गए थे। डॉक्टर लियम ने ये सुना तो उनकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। मेरे प्रिय डॉक्टर लियम, बस थोड़ी देर के लिए वहां जाकर बैठ जाइए। मैं वादा करता हूँ आपको उंगली तक नहीं हिलानी पड़ेगी, ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर ने कहा जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर लियम चुप हैं। डॉक्टर लियम ने सामने बंद लैब के दरवाजे की ओर देखा। उनकी आंखों में दुविधा झलक रही थी। ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर सही थे, उनके अस्पताल को वाकई भारी रिसर्च फंड की जरूरत थी, लेकिन मिस बेली भी बहुत महत्वपूर्ण थीं। डॉक्टर लियम, आपने पहले ही ये लैब उधार दे दी है, अब आपको यहाँ रहकर पहरा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चिंतित हैं तो मैं कुछ और लोगों को यहाँ तैनात कर दूंगा। हम अंदर मौजूद व्यक्ति की पूरी देखभाल करेंगे। डायरेक्टर ने फिर समझाने की कोशिश की। डॉक्टर लियम के चेहरे का भाव कुछ नरम पड़ा। डॉक्टर लियम, इस सर्जरी में मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। फौरन ही लैब का दरवाजा अंदर से खुला। एक लंबी पतली काया वाला चेहरा सामने आया। वह सफेद कोट पहने थी और उसके लंबे बाल एक पेन से पीछे बांधे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी ओरल डेंटिस्ट्री विभाग का डायरेक्टर अवाक रह गया। उसके नैन नक्श इतने परफेक्ट थे कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग का डायरेक्टर भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था, बल्कि शायद उसकी शक्ल को उदाहरण की तरह इस्तेमाल करना चाहता। मिस बेली, आपने क्या कहा? डॉक्टर लियम ने उस हैरान डायरेक्टर की तरफ देखे बिना तुरंत मरीना बेली की ओर बढ़ते हुए पूछा। मैंने आपकी लैब उधार ली थी, तो बदले में मैं ये काम आपके लिए कर दूंगी। मरीना ने अपने हाथों से ग्लव्स उतार दिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो बस एक छोटी सी डेंटल सर्जरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं मिस बेली। मैं खुद चला जाता हूँ, आप आराम कीजिए। डॉक्टर लियम को ये सोचकर बुरा लगा कि मरीना इतनी छोटी चीज करें। उनके हाथ तो चमत्कार करने के लिए बने थे, न कि किसी के दांत लगाने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने बहुत समय से अपने हाथ नहीं चलाए हैं, थोड़ा अभ्यास करना चाहती हूँ। मरीना ने अपनी कलाई हल्के से घुमाई और मुस्कुराई। वो इस छोटी सर्जरी के लिए उत्साहित लग रही थी। डॉक्टर लियम के मन में हल्की उलझन थी। क्या मिस बेली ठीक हैं? दुनिया के एक बड़े उद्योगपति ने एक बार उनसे ऑपरेशन करवाने के लिए करोड़ों की पेशकश की थी, पर उन्होंने वह प्रस्ताव ठुकराकर अफ्रीका में मुफ्त चिकित्सा सेवा देनी चुनी थी। कहा जाता है कि वो उद्योगपति गुस्से से भर गया था और उसने मरीना को प्रतिबंधित करने की धमकी दी थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मरीना को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वह उद्योगपति ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और अब वो खुद एक मामूली सर्जरी करने जा रही थीं। डॉक्टर लियम के मन में सवाल थे, लेकिन मरीना ने जो कहा था उसे कोई नकार नहीं सकता था। उन्होंने तुरंत ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर को तैयारी करने का आदेश दिया। यहाँ तक कि उन्होंने दर्जनों वरिष्ठ डॉक्टरों को भी इस सर्जरी को देखने के लिए बुला लिया। डायरेक्टर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये युवती आखिर है कौन, जिसके लिए अस्पताल के डायरेक्टर इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं? क्या देख रहे हो, तुरंत तैयारी करो। डॉक्टर लियम ने पैर से उसे हल्का धक्का देते हुए कहा। हाँ हाँ। डायरेक्टर तुरंत हरकत में आ गया। आधा घंटा बाद अस्पताल के इतिहास की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सर्जरी शुरू हुई। अस्पताल डायरेक्टर खुद सह शल्य चिकित्सक थे और ओरल डेंटिस्ट्री विभाग का डायरेक्टर सहायक सर्जन। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर की नर्सों की जगह भी विभागाध्यक्षों ने ले ली थी। और यह सब किसी जटिल बीमारी के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण डेंटल सर्जरी के लिए था। मरीना को डॉक्टर लियम की तैयारियों का अंदाजा नहीं था। जब वो सर्जिकल गाउन पहनकर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। लेकिन मरीना पहले भी कई उच्चस्तरीय माहौल झेल चुकी थी, इसलिए उसने बिना किसी घबराहट के सीधे ऑपरेशन टेबल की ओर कदम बढ़ाए। जब उसने सोफिया रॉड्रिगेज को मेज पर लेटा देखा तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। उसने सोचा, इस बार तो तुम खुद मेरे पास आई हो, अब मुझसे बड़ा तोहफा पाने के लिए तैयार रहो। शुरू करो, मरीना ने डॉक्टर लियम की ओर देखते हुए कहा। उसकी लाल होठों की हल्की हरकत मास्क के पीछे भी दिखाई दी। 40 मिनट बाद मरीना अच्छे मूड में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। पीछे खड़े डॉक्टरों के चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा के मिले जुले भाव थे। खासतौर पर ओरल डेंटिस्ट्री विभाग के डायरेक्टर का चेहरा अजीब बना हुआ था, जैसे किसी को जबरदस्ती मुस्कुराने को कहा गया हो। मिस बेली, आपके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। पहले तो मैं जानता था कि आप सर्जरी में माहिर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ओरल डेंटिस्ट्री में भी इतनी निपुण हैं। मुझे अब और मेहनत करनी पड़ेगी, डॉक्टर लियम ने कहा, उनकी आंखों में मानो किसी देवी के प्रति श्रद्धा हो। अगर मरीना हवा में सांस भी छोड़ देती तो शायद डॉक्टर लियम उसे शीशे में बंद करके अस्पताल की धरोहर बना देते। ओरल डेंटिस्ट्री डायरेक्टर का चेहरा और जटिल हो गया। मानना पड़ेगा, उस युवती की सर्जरी बेहद सटीक थी, लेकिन फिर भी यह कोई वजह नहीं थी कि अस्पताल इतना बड़ा तमाशा करे।
अगर कैम्बल परिवार का वह युवा मिस्टर जान जाए कि उनकी मंगेतर सोफिया के दांत मिस बेली ने लगाए हैं, तो वह शायद कभी अस्पताल को एक पैसा न दे। ऑपरेशन के दौरान मैंने देखा कि आपका उपकरण थोड़ा पुराना है। पिछली लैब में भी यही हाल था, कई मशीनें आउटडेटेड हैं, मरीना ने हल्के से कहा। ये सुनकर ओरल डेंटिस्ट्री डायरेक्टर भीतर ही भीतर गुस्से से भर गया। पुराना उपकरण, क्या मतलब? उसने सोचा। उसे पता था कि डायरेक्टर उन मशीनों की देखभाल अपनी जान से ज्यादा करते हैं। मिस बेली बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ की सुविधाएं थोड़ी साधारण हैं। माफ कीजिएगा मिस बेली। डायरेक्टर ने तुरंत हामी भरी। ओरल डेंटिस्ट्री डायरेक्टर दंग रह गया। क्या ये वही डॉक्टर लियम है जो अपने बेटे से ज्यादा उस लैब की परवाह करते हैं? अब कोई उनकी आलोचना कर रहा है और ये मुस्कुरा रहे हैं। वो गुस्से में आकर मरीना को जवाब देने ही वाला था कि तभी उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जल्द ही नए मेडिकल उपकरणों की एक खेप भेज दूंगी। सारे पुराने उपकरण बदल देना। सच में बहुत बहुत धन्यवाद मिस बेली। डॉक्टर लियम का चेहरा खिल उठा, जैसे किसी बुजुर्ग ने पहली बार तारीफ सुनी हो। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे रिसर्च फंड्स थोड़े कम हैं। मुझे अपने अस्पताल का अकाउंट दे देना। अब से मैं हर साल तुम्हारे अस्पताल को $20 मिलियन दान करूंगी, ताकि मेडिकल रिसर्च कभी रुके नहीं। हम डॉक्टरों को कुछ पैसों के लिए उन व्यापारियों के आगे झुकना नहीं चाहिए जिनसे पैसे की बदबू आती है। मरीना ने ये कहते हुए हल्के से ओरल डेंटिस्ट्री डायरेक्टर की ओर देखा। उसकी नज़र ठंडी थी, लेकिन प्रभाव बिजली की तरह था।